अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान, जिसके लिए आपको ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं आप लोग और क्या कुछ है जियो पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? और आज आप अकेले हैं। आज चूंकि हमारा पहला शो है और नया साल भी है, इसलिए हम आपको और अपने व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकें देना चाहते हैं। Yes, good morning and a very 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 happy new year to all of you. Thank you so much अशर। और करना आपने ये है कि you've got to say thank you to the past for all its lessons और आपने फ्यूचर के लिए रेडी हो जाना है। हाँ, लेकिन आई होप कि लोग इतना सोचते हो, आपको पता है कि जल्दी से जब अगला साल आ जाता है तो पीपल आर सो बिजी कि उसको किस तरह मनाया जाए उस दिन को, कि आगे उस साल में क्या करना है, ये चीजें कम मच लेटर। लेकिन हमारी यही दुआ है कि ये साल जो है जरा ज्यादा पीसफुल हो, ज्यादा अमन हो। इसके लिए हम दुआई कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं, और कोशिश हम इस तरह कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को जरा ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और एक और कोशिश आज उठने के लिए बच्चों ने की है, क्योंकि आज स्कूल खुल गए हैं और सर्दी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक्स, लेट्स इंक्लूड टुडेज दिस आवर टॉप स्टोरीज। सोशल मीडिया पर चलने वाला मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा असर कर ही गया। पैनामा लीक्स केस के नए बेंच में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम नहीं होंगे। इस लार्जर बेंच का फैसला सब फरीक बखुशी मान लेंगे, यही उम्मीद की जा सकती है। 12 मई 2007 के पुरतशद्दुद वाक़यात की तफ्तीश में मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का नाम आ गया। दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में MQM के मौजूदा तीनों धड़ों के रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं। सबको खोलकर वज़ाहत देना होगी। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों के साथ अंग्रेज दौर का कमिश्नरी निजाम भी बहाल हो गया। ऑपोजिशन खुश नहीं, पुलिस को भी तहफ्फुजात है। काम कैसे चलेगा, बड़ा सवाल है। अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि एक नया साल होता है, हालांकि नथिंग हैज चेंज, लेकिन आप जब काम पे आते हैं आपके अंदर एक सेंस होता है कि थिंग्स शुड बी डिफरेंट। लेकिन फिर आप आते हैं और फिर आप वो न्यूज देखना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हमने आपको भी बताना होता है, एंड देन यू रियलाइज एवरीथिंग इज द सेम। एवरीथिंग इज द सेम एंड दिस न्यू ईयर हैजंट रियली बीन गुड फॉर अ ब्रदर कंट्री टर्की। वहां पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। सो विशेस एंड प्रेयर्स फॉर टर्की। और इसके साथ ही हम आपकी पहली स्टोरी शो में शुरू करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि हमने तकरीर इसी बात के लिए की बातें सारी वही हैं, कुछ इतनी खास नई चीजें नहीं है। लिहाजा आपको पैनामा लीक्स के केस के हवाले से हम बात करते हैं और आपको थोड़ी सी अपडेट देते हैं कि पैनामा केस पर नया बेंच जो है, जिसका वादा था, वो अब बन गया है। नए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इसका हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने 31 दिसंबर को हल्फ उठाते ही पैनामा केस की समाअत 4 जनवरी को मुकर्रर करके 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच के सरबराह होंगे और जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाज उल एहसन भी इसमें शामिल हैं। पैनामा केस के पस मंजर में चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक बहुत सी बातें की जा रही थी। साहब, तकलीफ हो रही है, ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तोबा, क्यों मेरे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? आपने तो अभी कहा, आलिमाज, ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो ऐसा था तो ये भी है, तो हमारा भी होगा। ये कोई बात है? ये सोच आपके जहन में भी आ गई, ख्वाजा साहब तेरे जैसे आदमी के सोच में आ गई। इसका मतलब है दाल में काला होगा, उनके काल में नहीं होगा तो आपके होगा। अच्छा जी, ऑपोजिशन लीडर ने क्या कहा ये तो आपने जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर फाजिल जज चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, जिसका हुकूमत ने भी नोटिस लिया। गुज़श्ता रोज 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस सिलसिले में। एक झूठी फोटो, ये दुनिया को पता है, कोई अंधा या गूंगा या बहरा हो या जिसको नजर ही ना आता हो, वो कहेगा कि ये जफर इकबाल झगड़ा साहब नहीं है। इस केस में चूंकि अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा में खत लिखा है, इस पे FIA बड़ी तेजी से
काम कर रही है। हम फेसबुक, ट्विटर और जो व्हाट्सएप, वो सारे जो अकाउंट्स हैं उनसे कल ही से राब्ते में हैं। उसके लिए एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए था जो कल मिल चुका है, और मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये लोग एक्सपोज हों। और साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में कायम बेंच के रुकन जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने भी नए बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। और मोहतरम जज के बारे में भी ये खबर फैलाई गई थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं निहाल हाशमी, इनसे मुलाकात की थी। एयरपोर्ट पर इत्तेफाकन दोनों की मुलाकात हो गई थी। एटलीस्ट निहाल हाशमी का यही वर्जन इस सिलसिले में सामने आया था, जबकि जस्टिस साकिब निसार इस बेंच के सरबराह थे जिसने वजीर आजम को अहम फैसलों पर काबीना को एतमाद में लेने की हिदायत की थी। यानी एक अहम फैसला वो कर चुके हैं अपने बेंच की सरबराही में। दोनों जज साहिबान खास तौर पर नए चीफ जस्टिस ने बेंच में शामिल ना होकर बड़ी हद तक यह कहा जा सकता है कि साबित कर दिया है कि अदलिया मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ इस केस का फैसला करेगी। हमारी अदलिया पे कोई प्रेशर, कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है। चीजें इतनी शफाफ होंगी कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। हम ना मसलत का शिकार होंगे, ना खौफ का शिकार होंगे, ना किसी मफाद का शिकार। और पैनामा केस की आखिरी समाअत 9 दिसंबर को साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में कायम बेंच ने की थी, जिसके बाद रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद अदलिया के नए सरबराह नया बेंच बनाकर समाअत करेंगे, और वो हो गया। और इसी को की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और इस पे हम मजीद बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद ए रिजवी साहब ने। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की जा रही थी, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, इससे अब चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का अपने आप को बेंच से अलहदा करना कितना दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आखिरी हेयरिंग की थी चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के वक्त, तो उन्होंने कह दिया था कि अब फ्रेश हेयरिंग होगी और 9:30 जो है हेयरिंग होगी। तो उसमें तो फिर कोई भी बेंच हो सकती है, लेकिन 3 पुराने जजेस हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस अजमत शेख साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। 2 नए जजेस आए हैं, जिसमें सिंध से हैं जस्टिस गुलजार अहमद और KPK से हैं जस्टिस एजाज अफजाल। तो अब तकरीबन 3 सूबे की तो इसमें रिप्रेजेंटेशन हो गई है। तो उसमें मैं समझता हूँ अच्छा किया चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने कि अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया कि लोग फिर बातें करते हैं, किसी की जबान रोक नहीं सकते हैं। अच्छा रशीद साहब, ये भी बताइएगा कि पैनामा केस के जो नया बेंच अब आ गया, तो आपको इस तरह लगता है कि अब जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अदलिया के खिलाफ, वो खत्म हो जाएगा? मैं समझता हूं कि पहले भी गलत प्रोपेगेंडा था, और अब जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया है, तो सारे अफवाह दम तोड़ देंगे। और लोग जानते हैं जो भी इस वक्त बेंच में है सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं रहा है माजी में, तो ये मुनासिब बेंच। अच्छा रशीद साहब, ये भी फरमाइएगा कि व्हाट शुड वी एग्जैक्टली एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस केस? जल्द इसका फैसला हो जाएगा, जल्द ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, और तमाम फरीक़ैन आप उम्मीद कर रहे हैं कि अदलिया से ताउन करेंगे? करना तो चाहिए फरीकों को, अगर वो चाहते हैं कि अदलिया सुप्रीम कोर्ट किसी जल्द फैसले पे पहुंचे, तो कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। अगर डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट की तो फिर फायदा क्या हुआ? मैं समझता हूं करेंगी, ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि फेडरेशन या मियां साहब की फैमिली या जो पिटिशनर्स हैं जमात इस्लामी PTI, ये कोई डिले करेंगे। बस 1 जनवरी में मुझे लगता है कोई ना कोई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद ए रिजवी साहब। और उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह
हो ही जाएगा कुछ फैसला इस केस के हवाले से, लेकिन टाइमलाइन को खास नहीं दी। लेट्स मूव ऑन। और मैं और अब्दुल्ला बहुत चाहते थे कि हम कुछ म्यूजिकल स्टार्ट करें शो का, बट ऑब्वियसली हम जो खबर होती है वो सबसे पहले आती है, म्यूजिक लेटर, बट नाउ इट्स टाइम। और वीकेंड पे अबरारुल हक हमारे मशहूर और मारूफ सिंगर, उन्होंने अपना नया गाना है जो वो रिलीज किया है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, जरा आप भी सुने। वी हैव सम रिजर्वेशंस अब्दुल्ला और मैंने Yes, we have earlier discussed it a little. बिल्कुल हमने शुरू में देखा था, ताहिर लेकिन शाह आप का भी पहले नई देखें। वीडियो आई है और अब अबरार ने भी नई वीडियो रिलीज की है, तो नो लेट्स कनेक्शन दो, प्लीज No देखें। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपको नहीं लगा ये देख के कि जैसे वी हैव गॉन बैक इनटू द 90s और इसमें कोई नई बात नहीं लगी और बिल्कुल वीडियो भी लगता था कि 90s की है। मतलब देयर इज नथिंग टू टेल कि ये एक ब्रांड न्यू सॉन्ग है अबरार का, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये वाकई नया गाना है, उन्होंने अभी रिलीज किया है। लेकिन आई एम सॉरी, द चॉइस ऑफ पिक्चराइजेशन, द चॉइस ऑफ म्यूजिक, मतलब कोई भी मुझे, आई एम सॉरी, नई बात नहीं लगी। आई एम अ बिग फैन ऑफ अबरार, मैं उनसे बहुत बार मिली हुई हूँ, बहुत दफा उनका इंटरव्यू किया हुआ है। ये गाना अबरार नो। और सरप्राइजिंगली व्हेन ही हैज गिवन सच ग्रेट वीडियोस इन द पास्ट, प्रीतो की बात करें और उनकी वीडियोस की बात करें तो सुपर मॉडल्स के साथ उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं एंड ब्रिलियंट डायरेक्टर्स, तो शायद में भी जरा ज्यादा आपका इतना ग्राउंड ब्रेकिंग काम है। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये जो ओ सनम इस गाने का नाम है और ये इनकी जो एल्बम है जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एथेरक, उसका हिस्सा है। एल्बम भी रिलीज हो जाएगी और ये अबरार ने मुझे एक और इंटरव्यू में 3 साल पहले बताया था कि एथेरक उनकी एक गाना भी आ रहा है और एक एल्बम भी आ रही है, उन्होंने गा के भी सुनाया था ये। तो इट्स बीन अ व्हाइल, मतलब 3 साल लगे उनको इसको निकालते। और उसके बाद ये हुआ था कि रॉकस्टार में गाना आ गया था और इब्रार ने इससे पहले ही बना लिया था गाना, तो हमें गा के भी सुनाया था। कनेक्शन और गाना भी सेम नहीं है, लेकिन रॉकस्टार का भी साडा हक एथेरक वो आपको याद होगा। अबरार का डेफिनेटली उससे पहले था क्योंकि मैंने खुद सुना हुआ है, उन्होंने गा के सुनाया था। बिल्कुल वो गाना नहीं था, लेकिन देन ही डिडंट रिलीज इट। लेट्स मूव अहेड देन। और आज लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पाकिस्तान के उस मौसम को याद कर रहे हैं जो गुज़श्ता साल हमसे जुदा हुए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए थे, यानी कि आज के दिन ईदी साहब की बर्थडे है। 1 जनवरी को हमारा शो नहीं था, इसलिए आज हम अपने साल के पहले शो में पाकिस्तान की इस हस्ती को याद किए बगैर नहीं रह सकते। एक छोटी सी दुकान से इन्होंने समाजी और फलाह बहबूद के कामों का आगाज किया था। बिल्कुल, और ये बड़ी हमारी टीम की मैं कहूँगी ये बात है कि ऑल्दो ये दिन जो है ये कल गुजर गया, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और अगर आप देखें हर जगह इस जिक्र हो रहा था, लेकिन हम कैसे मिस कर सकते थे कि ईदी साहब की सालगिरह हो और हम बात ना करें। तो क्या हुआ अगर हम एक दिन बाद बात कर रहे हैं, हमारा शो ही इसी दिन होता है, बट वी आर हैप्पी कि वी कुड इंक्लूड हिम और स्पेशली अब्दुल्ला, क्योंकि आज पहला दिन है और हम कुछ अच्छी बातों के साथ, दुआओं के साथ ये साल शुरू करना चाहते हैं, तो ईदी साहब का नाम क्यों ना लिया। और सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, यतीम खाने, नादार बच्चों की कफालत के लिए मुख्तलिफ हाउसेस, लावारिस यतीमों मैयतों की तदफीन समेत हर तरह की इंसानियत की इन्होंने खिदमत के काम किए और इनकी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशाने इम्तियाज से भी नवाजा। सोवियत यूनियन ने लेनिन अमन इनाम अता किया है इन्हें। और 8 जुलाई 2016 को इनके गुर्दे फेल हो गए थे किडनीज की डिजीज की वजह से, ये हम सब को छोड़ गए। 88 साल इनकी उम्र थी और उन्होंने वफात के बाद भी ये वसीयत की थी, उमा, जस्ट इमेजिन कि एक इंसान में इंसानियत का इतना जज्बा है कि वो अपनी आंखें डोनेट कर गए थे जाते जाते। वैसे मैं कहती हूँ कि ये एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है अब्दुल्ला, क्योंकि बहुत से लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि कुछ करना चाहिए, लेकिन ईदी साहब की ना सिर्फ उनकी जिंदगी थी एक एग्जाम्पल आम पाकिस्तानी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो कितने एग्जाम्पलरी रहे।
अच्छा, ये तो बात होगी ईदी साहब की, लेकिन कुछ आपको दुनिया में भी हम बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि इट सीम्स लाइक द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं अपनी, आप ऑब्वियसली यू कैन मेक योर ओन माइंड रिगार्डिंग इट, लेकिन पूरा साल शुरू हो रहा है, लॉट्स टू हैपन। रशिया और अमेरिका के दरमियान बज़ाहिर एक और सर्द जंग, जिसे कोल्ड वॉर भी कहते हैं, कोल्ड वॉर का आगाज हो गया है, और इसकी वजह अमरीकी सियासत है या रूस का बढ़ता हुआ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आई माइट फोरसी के ट्रंप के आने से शायद चीजें कुछ सेटल डाउन हो जाएं। लेट्स सी, सेटल डाउन और कोल्ड वॉर से आई डोंट नो, लेट्स सी, ये वही बात है ना, स्पेकुलेशन हम करते रहेंगे। बट देखिए आप 29 दिसंबर को अमेरिका की जानिब से 35 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर करने के बाद दोनों बड़ी ताकतें एक और सर्द जंग की जानिब बढ़ रही हैं। अमेरिका ने रूस की जानिब से साइबर हमलों के जरिए हालिया सदारती इंतखाब में मदाखलत का इल्जाम लगाने के बाद ये इकदाम किया है, जिसकी रूस तरदीद करता है। अमेरिका ने 2 रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों GRU और FSB पर भी पाबंदियां आयद की हैं, जबकि मैरीलैंड और न्यूयॉर्क में वाक़े 2 रूसी कंपाउंड्स को भी बंद कर दिया जाएगा, जो मुबैना तौर पर अपने मुल्क के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी करने पर मामूर हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वादा किया था कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की मुहिम को हैक किया है। व्लादिमीर पुतिन की मुदाखलत के बगैर रूस में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आया कोई ऐसे आला रूसी हुकाम होंगे जो अपनी मर्जी से सरगर्म अमल होते हुए अमरीकी इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का फैसला करें, बगैर इसके कि व्लादिमीर पुतिन को इसका इल्म हो। जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, हम उनके साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। रूस इन अमरीकी इल्जामात को बेबुनियाद करार देता है। ताहम इस फैसले के बाद रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क जवाबन किसी अमरीकी सफारतकार को मुल्क बदर नहीं करेगा। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि रूसी सदर को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे संभालने का इंतजार है, जिन्हें पुतिन ने सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। दूसरी जानिब मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की नाराजगी की वजह रूस का आलमी सतह पर बढ़ता असर रसूख है, जिसमें शाम में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई और फिर जंग बंदी का मुआहदा कराना सरे फहरिस्त है। अमरीका शाम में जंग बंदी कराने में नाकाम रहा था, जबकि जिस रोज सफारतकारों को मुल्क बदर किया गया, उसी दिन रूस ने शाम में हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम गिरोहों के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे पर रजामंद होने का ऐलान किया था। इस सारी सूरत हाल के पीछे अमरीका की दाखिली सियासत हो या रूस की बैनुल अक़वामी हिकमत अमली, दुनिया बहरहाल एक और सर्द जंग की जानिब बढ़ रही है। लेकिन आलमी उमूर के माहिरीन की ये राय है कि ट्रंप और पुतिन के ताल्लुकात आपस में खासे अच्छे हैं, इसलिए जब वो व्हाइट हाउस में आएंगे तो हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। एनीहाउ वी हैव अ लॉट मोर कमिंग अप, और वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और थोड़ा सा हम आपको बैक ट्रैक और बता दें कि बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हमारे साथ होते थे और अभी भी हैं 2016 में, वो आजकल क्या कर रहे हैं, एज इन अभी क्या कर रहे हैं। तो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ का ही जिक्र हम कर लें। आजकल खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की दावत पर वो सऊदी अरब गए हुए हैं, उसका दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाजिरी भी दी, और इस मौके पर उन्हें खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। जनरल राहील शरीफ आज उम्रा भी अदा करेंगे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी है। खुसूसी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, आज वो उम्रा अदा करेंगे और शाही मेहमान हैं और बहुत से अस्करी उमूर डिस्कस करने के लिए वो गए हुए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज इस प्रोग्राम बट आई एम सॉरी, जस्ट बैक ट्रैक, राहील शरीफ लाइक आउट ऑफ यूनिफॉर्म जब कोई आ जाता है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं। मैं एक्चुअली इस तरह करके तस्वीर देख रही थी जस्ट टू सी कि वही है, बिकॉज़ यूनिफॉर्म में एक आदमी बिल्कुल कुछ और लगता है। एब्सोल्युटली, वी आर नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हिम, बट वो वैसे ही लगा मुझे। तो यस, यू वर सेइंग कि हम जरा
बैक ट्रैक कर रहे हैं Yes. और हम कुछ बातें आपको याद भी दिलाएंगे। डोगर साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनसे हम पूछेंगे भी। डोगर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारे जो भी गेस्ट आएंगे हम उनको नया साल मुबारक भी करेंगे। चलें जी खबर की तरफ, और आपको बताएं कि फारूक सत्तार 12 मई के वाकये में मुलव्विस है। MQM पाकिस्तान के MPA का इतराफी बयान सामने आया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार रुकन सूबाई असेंबली ने न सिर्फ 12 मई 2007 को होने वाले पुरतशद्दुद वाकये में मुलव्विस होने का इतराफ कर लिया है, बल्कि इसमें पार्टी के एक अहम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के मुलव्विस होने का इंकशाफ भी किया है। कामरान फारूक को रेंजर्स ने 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था और उन पर ग्रेनेड और गैर कानूनी असलहा रखने पर 2 मुकदमात दर्ज कायम किए गए थे। और इसके अलावा उन सेक्टरों के मफरूर अफराद में शामिल हैं जो जिन पर 12 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का इल्जाम है। कामरान फारूक ने अपना जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया बयान, जिसमें उसने कहा कि 10 मई 2007 को पार्टी के मरकजी दफ्तर जो कि 90 हुआ करता था उस पर इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार, हम्माद सिद्दीकी और दीगर भी पार्टी रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पार्टी की क़यादत ने उनसे और दीगर सेक्टर इंचार्जेस से कहा कि वो ये यकीनी बनाएं कि वकील किसी भी सूरत उनको बाय हुक और बाय क्रुक रोका जाए, वो एयरपोर्ट ना पहुंच पाए। 12 मई 2007 को पाकिस्तान के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का इस्तकबाल करने के लिए इन तमाम वकला ने जाना था। बिल्कुल, आपको बताएं कामरान फारूक ने तस्दीक की कि वो और उनके मुसल्लह साथियों ने 12 मई को कई सड़कों को ब्लॉक किया और फायरिंग करके कई अफराद को जख्मी भी किया था। अप्रैल 2008 में पार्टी के मरकज पर एक और इजलास हुआ, जिसमें उन्हें बताया गया कि कराची बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नईम कुरैशी MQM के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बना रहे हैं और वो 12 मई केस के कंप्लेनेंट भी हैं, और उन्हें नईम कुरैशी को सबक सिखाने का कहा गया, जिस पर उन्होंने ताहिर प्लाजा की इमारत को आग लगाने के लिए कुछ कारकुनों को भेज दिया और ताहिर प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया 9 अप्रैल 2008 को पेश आया था, जिसमें एक वकील और उसके 4 वकील हलाक हो गए थे। जिंदा जला दिया गया था उस दिन लोगों को, वकला को। कामरान फारूक ने अपने एतराफी बयान में मजिस्ट्रेट के सामने दीगर जराइम भी कबूल किए, जिनमें टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, आफ्ताब शेख के दौर में टारगेट किलर्स को लाइसेंस बनवाना, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और जियो न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल नदीम डोगर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। बताइएगा, 2016 हैज नॉट रियली बीन वेरी गुड फॉर MQN, और इनके तीनों धड़ों की बात कर रहे हैं हम। 2017 इनके लिए क्या ला रहा है? अब डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि सरबरा MQM पाकिस्तान हैं, उनका नाम इतने संगीन केसेस में सामने आ गया। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो हम जिस वक्त अभी बात कर रहे हैं, अब से तकरीबन 2-3 घंटे बाद 11-12 बजे MQM के जो कायद थे अल्ताफ हुसैन, आज से 25 साल कबल, ठीक 2 जनवरी को वो पाकिस्तान से गए थे, तो उनको आज 25 साल पूरे हो गए। सिल्वर जुबली हो गई उनके यहाँ से गए हुए। लेकिन असरात देखें, मतलब वो ही इज वेरी मच हियर एंड बड़े कनेक्टेड हैं। जब मैं वो देख रहा था सिचुएशन, उसमें सिर्फ एक चीज यकसा है कि नवाज शरीफ उस वक्त भी वजीर आजम थे और आज भी वजीर आजम है, बाकी सब कुछ बदला हुआ है। उनके जो उस वक्त साथ जिन्होंने सियाफ किया, जिन्होंने उनको रिसीव किया, कोई भी अब उनके साथ नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है। इस सिचुएशन में आज हम जो बात कर रहे हैं उस पार्टी के हवाले से, तो जहां तक मैं देखता हूं कि जहां नई पार्टियां पैदा हुई हैं, मेरे ख्याल से उस वक्त से इनको रिलीफ देना चाहिए। हम डिस्कस करें MQM, वो जो मुत्तहिदा थी जिस वक्त वो उस वक्त ये सारी चीजें हुई थी। उस वक्त बहुत सारे उस MQM के बहुत सारे विंग्स थे। पॉलिटिकल विंग अपनी जगह था, उनका जो टेररिस्ट विंग अपनी जगह था, इसी तरह उनका सेक्टेरियन विंग था, दूसरी पार्टी मुख्तलिफ लेबर विंग, या जिस तरह से हम चीजें करते हैं, तो हर उसकी अपनी जिम्मेदारी थी। बहुत जो पॉलिटिकल विंग था उनको तो ये इस अंदाज से कहा गया कि आपने रोकना है, वो करना है, लेकिन जो एक्चुअल विंग था इनको उनके बारे में पता ही नहीं था किसी को कि उसने क्या किरदार अदा करना है, जैसा कि वो। लेकिन जिम्मेदारी जैसे कि बनती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, जो उस वक्त के लोग ओनरशिप थी, जिनकी लीडरशिप थी, जिम्मेदारी उनकी बनती है। उस हवाले से फारूक सत्तार का जो नाम अभी आ रहा है, इसमें हमने पूछा कि MQM जो अलग हो गई हैं दो, एक PSP बन गई है, बाकी जो ग्रुप अलग हुए हैं, तो जो हम जाते हैं पॉलिटिकल, इनके जो सरकारी लोगों के पास भी जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, अदर लोगों के पास, तो वहां किसी को भी बिलीव नहीं है इस बात का, किसी को कोई ट्रस्ट नहीं कि MQM अलग हुई है। वो कहते हैं कि नहीं, ये वक्ती तौर पर है, कि अभी भी ये सारे साथ हैं, स्ट्रेटजी परसेप्शन था, इसको प्रिवेल भी किया और इसको नेगेट करने की बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। और अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें तो ये तासुर काफी हद तक जाहिर नहीं हो गया।
नहीं, जो अभी ताज़ा तरीन जो सिचुएशंस हुई हैं, साथ भाई का लफ्ज दोबारा लग गया है। जैसे पहले अल्ताफ हुसैन थे, अल्ताफ हुसैन साहब थे या अल्ताफ साहब थे, अब कई तरह से भाई का लफ्ज साथ लग गया। दूसरी जो चीज आ रही है वो नहीं किसी को यकीन, वो कहते हैं कि आर्जी है, ये सिर्फ ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये सेटअप किया गया है ताकि 2-4 साल में 2-3-6 महीने में सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन जो सिचुएशन हम चेंज देख रहे हैं, जो अंदाजे हो रहे हैं, मुझे जो मैं गुफ्तगू होती है लोगों से या जो जिस अंदाज से जो इदारों के लोग बात करते हैं उससे जो अंदाजा होता है कि 3 महीने में कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये एमक्यूएम की 3 चीजों पे जो है वो बैन लगने जा रहा है। अच्छा, नाम एमक्यूएम या मुत्तहिदा, अच्छा, एक फ्लैग एमक्यूएम का जो था वो उसके ऊपर, और तीसरी जो मेन चीज आ रही है वो ये कि इंतखाबी निशान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनका ईगो तो हर्ट हो सकता है, लेकिन आपको पता है नाम शाम बदल जाते हैं, चीजें वही रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, लोग, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। बट लेट्स टॉक अबाउट 12 मई वाला केस। अब ये 3 धड़ों में तो सारे हो गए हैं और आप कह रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्री दीज 3 हमें फिर भी देखना चाहिए। पॉलिटिकल विंग हो या कोई और विंग हो, ये कैसे हम सोच सकते हैं कि एक विंग को ये नहीं पता होगा कि अगर आपसे कंटेनर्स मंगवाए जा रहे हैं, आपने ब्लॉक करना है ये वो, और हमारा सिर्फ ये कहा था हमें ब्लॉक करना है, अब दूसरा क्या कर रहा है वी डोंट नो। ये हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी हिस्ट्री है एमक्यूएम की, 25 साल आज हम मना रहे हैं उसका। पहले भी तो उन्होंने देखा है ना चीजें होते हुए कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर मुझसे कुछ चीज रुकवाई जा रही है तो किसी और को कुछ करने को भी कहा होगा। लोग अपने आप को इस तरह बरियोजमा तो नहीं कर सकते। नहीं, बरियोजमा नहीं कर सकते, लेकिन फारूक सत्तार के हवाले से मैंने अभी एजेंसीज के लोगों से इधर उधर सबसे मालूमात की कि उनका नाम इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अब किसी इन्वेस्टिगेशन में फारूक सत्तार का जलसे को इफेक्ट करने की कोशिश तो नहीं थी अभी जो हुआ? मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने बात कही कि किसी को बिलीव नहीं है, उनका ये कहना है कि तमाम की तमाम क़यादत जो थी वो एक उसके ऊपर कभी भी मुत्तफिक नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ये आर्जी वो है इनका, और उसके बाद जो है वो सारी चीजें एज इट इज सेटल होंगी, जैसे कि बहुत सूरत हाल में उसकी बेहतर होगी इनकी। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आप हमें फिर आएंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सेंस ऑफ दिस। और ये स्टोरी ऐसी है, आज तो 2 जनवरी, अभी तो पूरा साल पड़ा है, तो ये बातें तो होती रहेंगी एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हम जा रहे हैं, क्योंकि जब ये सुबह हमें पता चला तो हमें जरा हंसी भी आ रही थी हम लोग की टीम को, लेकिन वी थॉट कि हम ये आपके सामने जरूर लाएंगे ये खबर। और बड़ी मेहनत का काम है जिसने भी किया, कैप्चर हो गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि हुआ क्या। ये हॉलीवुड से एक खबर आपको देते हैं, और ये हुआ कि फिल्मों से मुतालिक बिल्कुल ये खबर नहीं है। 1 जनवरी यानी कल 2017 को लॉस एंजलिस के रिहायशी जब उठे तो हॉलीवुड की पहाड़ियों पर मशहूर जो हॉलीवुड साइन होता है वो चेंज हो चुका था, और उसकी जगह रातों रात किसी ने बदल के उस पे हॉलीवीड लिख दिया था। और इसकी ये देखिए जरा, इट एक्चुअली डज लुक लाइक हॉलीवीड। उसको मैं ये देख रहा हूँ कि पेंट किया है, कुछ किया है, और इसकी वजह ये है कि पिछले साल कैलिफोर्निया में वोटिंग के जरिए नशा आवर marijuana को लीगल कर दिया गया था, और इसी खुशी में या फिर इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए खुशी है, तो ये शरारत की गई है। लेकिन पुलिस से कहती है कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, और ये सारा कुछ जो किया गया है वो कैप्चर भी हुआ है कैमरे में। ऑब्वियसली, मतलब हर चीज आपको पता है, सीसीटीवी तो लगी होती है, बट आई एम श्योर, मैं आपको बताऊं कि ये जिसने किया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दैट ही इज कॉट और नॉट, बिकॉज ये एक बड़ा एक फन थिंग की है। बट एनीवे वी थॉट दैट दिस इज काइंड ऑफ फनी। ऑलराइट, ये तो हम एक लाइटर चीज आपसे शेयर करना चाहते थे, लेकिन एक ब्रेक टाइम हो गया है और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, जियो पाकिस्तान, जीते रहो पाकिस्तानियों। अगली टॉप स्टोरी हम शामिल करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर भी कर लेना, लोग अभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और पंजाब में एक बड़ी तब्दीली आई है। हुआ यह है कि 15 साल बाद अंग्रेज का निजाम वापस आ गया है। शहबाज शरीफ हुकूमत अपने ही बल्दियाती अरकान से खौफजदा नजर आ रही है। पंजाब में बल्दियाती निजाम आज यानी 2 जनवरी 2017 से नाफिजुल अमल होगा, और बल्दियाती हुकूमतें जनवरी 2017 को मारे से वजूद में आएंगी, इनको क्रिएट किया जाएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट इस सिलसिले में आ गया है, और इसने नई एंट्री दी है। इसके तहत नए निजाम में डीसी ऑफिस की जगह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अब काम किया करेगा। अब्दुल्ला, मुझे बहुत फनी लगा है, आपने कहा इसने नई एंट्री दी है।
तो मुझे लगा कि थोड़ी सी वो बड़ा फिल्मी टाइप वर्ड्स यूज हुए हैं। खैर आपको बताएं कि ये बहाली जो है ये ऐसे वक्त पे आई है कि ऐसे वक्त पे आई है कि जब सूबे के बल्दियाती इदारे बहाल होने वाले हैं और हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस निज़ाम से डिलीवरी सर्विस में बेहतरी आएगी। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक इससे बल्दियाती इदारों को बेइख्तियार करने का इकदाम करार दे रहे हैं। और 2001 में उस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने डिप्टी कमिश्नर का ओहदा तहलील करके इसकी जगह जो है जिले राब्ता अफसर या DCO का ओहदा तश्कील दिया था। और हुआ यह है कि अगर इसकी डिटेल में थोड़ा जाएं तो मालूम हमें होगा कि इस नए निजाम के तहत आप डिप्टी कमिश्नर बतौर जस्टिस ऑफ द पीस किसी भी क्रिमिनल केस की समाअत कर सकेंगे, नंबर 1। दूसरा ये कि तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। DCO जिला के अंदर लोकल काउंसिल के सरबराह को किसी भी वक्त तलब करने समेत दीगर अहम इख्तियारात का हामिल भी होगा और डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी की निगरानी करेगा। डिप्टी कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर्स की जगह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग बट हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकें और इसी के लिए हमने अपने आज के मेहमानों को भी स्टूडियोज में दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमती मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाएंगे और ऑपोजिशन क्या सोच रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। क्यों ना हम जरा ऑपोजिशन से स्टार्ट करें। एजाज चौधरी साहब आप ही से पूछ लेते हैं, आप ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ये कमिश्नरी निज़ाम तो वापस ले आई है लेकिन ऑपोजिशन जो है इसकी मुखालफत करने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब के अंदर जो कमिश्नरी निज़ाम आया है ये बतदरीज लाया गया। आपको मालूम होगा कि कमिश्नर्स को तो यानी 2013 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद PMLN की हुकूमत ने पंजाब में बहाल कर दिया था और उसके बाद यानी बदेरी से ही जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और जो बल्दियाती एक्ट पास हुआ वो बिल्कुल डेवोल्यूशन के मंसूबे के बरक्स था और फिर इतने तवील वक्फे के बाद इंतखाबात का होना ये बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाफ था। अलबत्ता वो इंतखाब हुआ 3 मराहिल में हुआ लेकिन उसके ऊपर 14 माह गुजर गए उसके इंतखाब की तकमील को। चुनाचे मैं कहना ये चाहता हूँ कि PMLN के जो लीडरशिप है बिलखुसूस शरीफ बरादरान इनका माइंड सेट ऐसा है कि ये सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपने इनके माइंडसेट की बात की है, हुकूमती तर्जुमान से पूछ रहे थे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब, ये फरमाइएगा कि बल्दियाती इदारों में मेजरली आप लोगों की अक्सरियत है, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, तो ऐसे में ये कैसे ख्याल आ गया कि आप कमिश्नरी निज़ाम को 15 साल बाद उठाकर वापस ले आए? जो जिस एक्ट के जरिए बल्दियाती इदारे बने हैं वो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। अब पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के नाफिजुल अमल होने के वक्त जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2002 था वो रिपील हो गया। अब उसके जो ज़रूरत थी कि वो जो इबहाम पैदा होगा उस एक्ट के ख़त्म होने से, वो जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2002 था, तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए इस ट्रांजिशन के लिए ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अच्छा, ओवर टू एजाज चौधरी साहब, क्या आपको ये लगता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ खास तौर पे वो पंजाब की पूरी इंतजामिया पर अपना जो कंट्रोल है वो मजबूत करना चाहते हैं? गौर करें तो आप देखेंगे कि वज़ीर आला पंजाब कम से कम 12 से लेकर 18 तक वजारतें एक वक्त में अपने इख्तियार के अंदर रखते हैं और डिवीजन ऑफ वर्क करना, तकसीम कार करना उनके यानी जहन के अंदर सिरे से है ही नहीं। और अब ये तौहीन है मुंतखब नुमाइंदों की कि उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर को बहाल करके सारी जो रियासत की मशीनरी है वो डिप्टी मेयर के तहत एक ज़िले के अंदर चली जाएगी और जो बल्दियाती हैं वो भी उसके। अच्छा, चौधरी साहब कह रहे हैं कि तौहीन है ये मुंतखब नुमाइंदों की। खान साहब ये फरमाइएगा कि ये तासुर जो आम है, अब ये सेंस प्रिवेल कर रही है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है, भरोसा नहीं कर रही है हुकूमत पंजाब अपने ही बल्दियाती नुमाइंदों पर, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये कतई तौर पे गलत तासुर है और मैं ये भी समझने से कासिर हूँ कि ये तासुर आम कैसे हो रहा है। देखें, ये तारीख में पहली बार जो इस दफ़ा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इंटरिम अवार्ड किया गया है, उस अवार्ड के अंदर 44%
पूरे पंजाब के बजट का बलदियाती अदारों को डायरेक्टली दे दिया गया और उसका एक फार्मूला बना दिया गया। वो सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पे नहीं रखा गया, वो डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट का एक फैक्टर उसके अंदर रखा गया है, नीड बेस रखा गया है, उसके अंदर कई और फैक्टर्स शामिल किए गए हैं और ये एक नई अप्रोच के साथ, इस एक नए फार्मूले के साथ ये डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स की गई है। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि 44% पूरे पंजाब के बजट का किसी भी सूबे ने अपनी जिली जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं या जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी हैं उनको उनका पूरा माली इख्तियार दे दिया। ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट असल एम्पावरमेंट होती है। हमारे बहुत कम टाइम है। एजाज चौधरी साहब ये जल्दी से बता दें, ये कमिश्नरी निज़ाम से आपको ये नहीं लगता कि पुलिस की जो अथॉरिटी है अब वो जरा कम हो जाएगी और वो कमिश्नर के अंडर ज्यादा आ जाएगी, यानी पॉलिटिकल अथॉरिटी इतनी नहीं रहेगी? आपको मालूम है कि यहाँ के डीपीओ, यहाँ के डीसीओ जब तक हमजा शहबाज से, यानी जिसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, उसके सामने जाकर इंटरव्यू कह लीजिए या आशीर्वाद कह लीजिए नहीं हासिल करते, वो पंजाब में कहीं पे तैनात नहीं हो सकते। और अगर मैं इसको आईनी नुक्ता निगाह से देखूं तो ये 18वीं तरमीम की 100% नफ़ी है। तो ये 140A की नफ़ी है जिसके अंदर ये तय कि अवामी नुमाइंदों को पूरे माली और सियासी और इंतजामी इख्तियारात देना आइन के तहत जरूरी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज चौधरी साहब और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब हमसे बात कर रहे थे और दोनों मौक़िफ़ ही हम तक पहुंच गए हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको ताज़ा तरीन खबर ये देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और ऑरेंज लाइन मंसूबा केस, इस मुकदमे की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट का बेंच अब टूट गया है और खबर यह है कि जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने मुकदमे की समाअत से माजरत की है जिसकी उन्होंने जाती वजूहात बताई हैं और उन्होंने कहा है कि अब मैं ये केस नहीं सुन सकता हूं, यानी कि वो पैनामा केस से भी अलग हो गए हैं और वो अब ऑरेंज लाइन मंसूबे का जो केस चल रहा था उससे भी अलग हो गए हैं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम केस को दोबारा जल्द समाअत के लिए लगाया जाएगा, उनका भी कहना है। और इस सिलसिले में आपको बताएं कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी में अब केस नहीं सुना जा रहा और इस सिलसिले में अब मजीद डेट्स आ सकती हैं। मतलब ये भी एक ऐसी चीज है विच रियली नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये इतने बड़े बड़े केसेस जो हैं वो क्यों नहीं लिए जा रहे, व्हाई आर जजेस रिफ्यूजिंग टू सिट ऑन दीज केसेस। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन और वही उनकी प्रॉब्लम है। हाल हाशमी साहब के साथ जो तस्वीर आई थी वो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने पैनामा का केस उससे अलहदा हुए हैं, उसके बेंच से अलग हुए हैं। मे बी ये तो फिर बहुत कन्वीनियंट हो गया ना कि जिस चीज किसी भी बंदे को आपने इन्फ्लुएंस करना हो या हटाना हो किसी चीज से तो एक आप सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। मतलब दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। अब हम जा रहे हैं जी न्यूज हेडलाइंस की तरफ और आपको हम मिलेंगे, आ जाए वापस। okay. अब हम जा रहे हैं न्यूज हेडलाइंस की तरफ और आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। See you right after this short break. वेलकम बैक। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वेल हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको बहुत मुबारक हो। जियो पाकिस्तान में मैं और अब्दुल्ला आपको खुशामदीद करते हैं एक दफा फिर। और सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली को नाअहल करार दे दिया गया। इस मामले में पहला बड़ा फैसला है, कमीशन को अब कोई बड़ा नाम देकर यह सिलसिला रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, ये स्टार वॉर्स वाली आपने मूवी देखी? अभी नहीं देखी, I've got to yet to watch it। आपने देख लिया वाले? अच्छा, मैं ये कर रही हूँ कि जो पहली सारी 6 हैं 1 2 3 4 5 6 वो मैं जरा दोबारा से देख रही हूँ सारी। एक वो कहते हैं ना बिंज मूवी वॉचिंग हो रही है मेरे घर में, बिकॉज आई एम अ ट्रू स्टार वॉर्स फैन और मैं चाहती हूँ कि ये देखने से पहले मैं जरा एक रिफ्रेशर। अच्छा, तो अभी आपने ये नहीं देखी, अभी आप पुरानी वाली रिवाइज कर रही हैं, रिफ्रेशर कोर्स जिसको कहते हैं, तो वो मैं कर रही हूं। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास अब जो अगली स्टोरी है वो है हमारे उन पाकिस्तानियों के बारे में which we are very proud of। और हम
हम लोगों इन पर बहुत फख्र करते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। 2016 की बात करें तो इंटरनेट के सबसे ज्यादा बड़े जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है एनसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया, और पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इनमें से कौन से पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सर्च किए गए, ये आप अब बताएंगे हम आपको। बिल्कुल जी, हम आपको बताएंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा सर्च किया गया किसको, मलाला यूसुफजई को। ऑफ कोर्स पूरे साल की हम सर्चेस की बात कर रहे हैं, मलाला यूसुफजई को, पाकिस्तान की शान है, उनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया। सेकंड नंबर पे आते हैं जी फवाद खान, 9 पॉइंट्स हो गए। ऑल्दो मैं समझती शायद कि फवाद को सबसे ज्यादा सर्च उन्हीं को किया गया होगा, लेकिन आई गेस मेनी पीपल नो हिम ऑलरेडी, और उनके फैंस बहुत हैं पूरी दुनिया में, और इस लिस्ट में उन्हें दूसरी पोजीशन पर ले आए। तीसरा नंबर आया है मारवा मावरा हुसैन जी। तो अभी जिनकी शादी हुई थी वो उर्वा हुसैन थी, उर्वा हुसैन, सी फॉर शादी जी, बिल्कुल। ऑलराइट, सो तीसरा नंबर आया है मावरा हुसैन का। ये भी इंटरनेट सीन में आजकल बहुत इन कंदील बलोच, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर विद अस, और इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा रही। उसके बाद इनको कत्ल कर दिया गया। लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। वेरी इंटरेस्टिंग अब्दुल्ला कि दुनिया में पाकिस्तानियों को जो लोगों ने सर्च किया वो गैर पाकिस्तानी भी थे, नॉन पाकिस्तानी। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी बहुत सर्च किया, उनके बारे में जानने वालों की तादाद भी है, वो भी बढ़ती जा रही है, और इनको भी बहुत सर्च किया गया। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तो यकीनन सर्च किया ही गया, लेकिन जुनैद जमशेद who left us all sad and जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे, he is here with us with his music and with his all his good work, और इन्होंने जो कुछ भी किया जिंदगी में। ये जिनकी शादी हुई थी, ये वो हैं राइट जी, उर्वा हुसैन जिनकी शादी अभी हुई है अब्दुल सत्तारीदी साहब को। इसके अलावा सर्च किया गया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक सीन। और इसके अलावा द ब्यूटीफुल माहिरा खान, शाहिद खान आफरीदी, लाला को यानी कि सर्च किया गया। इमरान खान साहब को सर्च किया गया है, और वजीर आजम नवाज शरीफ भी टॉप 25 सर्चेस में शामिल हैं। और अगर आप 25 से नीचे चले जाएं, वापस आए, फिर मैं ये बात करूं, अगर आप टॉप 25 ना देखें, उससे जरा नीचे आ जाएं, तो अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा अमीर शाह को भी सर्च किया गया है। Yes, अगर आप हमें सर्च करना है। There is no truth in this, लेकिन I just wanted to say कि शायद हमें भी लोगों ने सर्च किया हो। हमें क्यों सर्च करेंगे, हम तो रोज इधर बैठे ही होते हैं, और हम तो वैसे ही आपके सामने, तो आपको हमें सर्च करने की कहीं जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल exactly right in front of you in your living room, in your drawing room. We are there to entertain you, to inform you and to tell you about a lot of things actually. और अगली खबर जो हम देने जा रहे हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल है। आप शुरू करेंगे? बिल्कुल जी, मैं जरूर शुरू करती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के एक रुकन असेंबली इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक का पहला शिकार हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में मजीद मुतहर्रिक होना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली बशीर अहमद हालीपोता को नाअहल करार दे दिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, उनका कहना था कि उनकी सरबराही में कायम बेंच ने कौमी असेंबली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के बेटे हस्साम मिर्जा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हस्साम मिर्जा ने इल्जाम बेसिकली ये लगाया था कि बशीर हालीपोता ने बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जिला बदीन, जहां पर मिर्जा साहब का बहुत असर और रसूख है, यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और उनके हरीफ उम्मीदवार के खिलाफ मुहिम चलाई। हस्साम मिर्जा ने दस्तावेजी सबूत भी फराहम किए, जिसमें वीडियो क्लिप्स और कुछ पिक्चर्स, तस्वीर शामिल थी। बशीर अहमद हालीपोता 1985, 1988, 1990 में MNA रह चुके हैं। मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी मुंतखब रुकन को इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सजा दी गई हो, यानी कि इट्स फर्स्ट इन द हिस्ट्री, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केस। माजी में 4 मुख्तलिफ हल्कों के रिटर्निंग अफसरान ने खबरदार किए जाने के बावजूद हल्कों के दौरे करने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नोटिस जारी किए थे। जी, और डेफिनेटली दिस क्वालिफाइज कि हम इस पे मजीद बात करें, और हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ वर्जी पर किसी रुकन असेंबली को आउट किया, तो आपको क्या लगता है ये प्रेसिडेंट सेट हो गया और ऐसी कार्रवाइयाँ मजीद फ्यूचर में और होंगी? जितने भी इंतखाबात हुए हैं, इससे पहले ज़ाब्ता इखलाक के बारे में, खिलाफ वर्जी के बारे में चशमपोशी इख्तियार की गई, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। अब ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि सिंध के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में अगर एक सूबाई असम्बली के मेंबर ने जब मुदाखलत की और उनके एविडेंस मिलने के बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया गया। इसके ठीक है कि इस रात तो बहुत अच्छे पड़ेंगे आइंदा इंतखाबात में भी,
और जाके लोगों को, पब्लिक को भी, सियासी पार्टियों को भी, उम्मीदवारों को भी ये एहसास होगा कि हमने अगर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि अब जाग उठा है तो वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 204 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं कि अगर कोई पार्टी, कोई सियासी जमात का सरबराह या मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अगर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करें तो वो इनको नाअहल करार दिया जा सकता है। तो ये आइंदा के इंतखाबात के लिए एक मुस्बत एक कदम है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस अहम फैसले पर हमारी तमाम अदलिया को भी हमायत करनी चाहिए और उनके फैसले को बाकायदा तौसीक देनी चाहिए ताकि आइंदा इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक पर खिलाफ वर्जी करने वालों। अच्छा कुमर साहब, आपने कहा कि आइंदा के लिए बड़ा अहम कदम है, लेकिन ये भी जरा फरमा दीजिएगा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी हैं, लेकिन उनके मामले में अपेरेंटली ये लग रहा है कि इतनी सीरियसनेस का मुजाहिरा नहीं होता। माजी में अब के साथ साथ अभी जो हालिया लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो रहे थे या सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, उसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ने अरबों रुपए के पैकेज दिए गए ताकि हम अपने लोगों को वोट हासिल कर सकें। वो तमाम खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी, इखलाक की भी खिलाफ वर्जी थी और इलेक्शन लाज की भी खिलाफ वर्जी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चश्मपोशी इख्तियार की। अगर वो उस वक्त की बड़ी अहम शख्सियात को अपने ज़ाब्ता इखलाक में की लपेट में ले आते तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी वक़ार में भी, की साख में भी इजाफा होता। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को बड़ा फ्री हैंड दिया और ज़ाब्ता इखलाक पर कार्रवाई नहीं की। अब जो हाल ही में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी 26 अक्टूबर को ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया है, ये बड़ा एक सही मायने में तमाम सियासी पार्टियों की मशावरत से तय किया है ताकि आइंदा जब इंतखाबात हो तो हम इसके ऊपर बाकायदा इलेक्शन लाज के मुताबिक कार्रवाई कर सकें। तो माजी में तो बात दुरुस्त है, किसी सियासी शख्सियात के ऊपर भी कोई भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की और उनको एक किस्म की खुली छुट्टी दी हुई थी और उन्हें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करते रहे और इसमें हमारी बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम भी शामिल है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इन द पास्ट अगर हम पीछे जाएं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, उस पे अमल दरामद कराना ये क्यों कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ? पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहले क्यों नहीं होता था? हमारी बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कभी भी ज़ाब्ता इखलाक इसलिए नहीं की कि ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सियासी पार्टियों को खुली छुट्टी दे दी या ढील दे दी या चश्मपोशी इख्तियार कर दी। उसका सबसे बड़ा मकसद ये रहा कि ज़ाब्ता इखलाक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये जो आपने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सिंध के एक सूबाई असम्बली के बारे में जो एक्शन लिया है, इससे तमाम मामला जो माजी में हुए हैं उसकी एक तलाफ़ी हो गई और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है आइंदा जब इंतखाबात की अमल आएगा तो ज़ाब्ता इखलाक पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसे मैंने माजी में बताया, अखबारात में भी आया, इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल है, हम उनका नाम है कि जिन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुमर दिलशाद साहब, और उन्होंने कहा कि अब आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट हो गई है, लेकिन अभी हम आप सबको लेकर जा रहे हैं कहां? लंदन। लंदन और ना सिर्फ लंदन परेड लेके जा रहे हैं। आपको बताएं कि न्यू ईयर ईव पे एक वहां परेड हुई, लंदन परेड, और सारों का जो दिल जीता, किस कंटिंजेंट ने जीता, वो था जी पाकिस्तानियों ने। और बहुत से हमारे फनकार वहां थे, बड़े गाने हुए, बहुत जश्न हुआ, कवाली भी हुई, धमाल और मेले जैसा। और हदीका कियानी का अगर आपको याद होगा बड़ा मशहूर गाना है मन दी मौज विच। सो इट टुक मी बैक टू द स्कूल टाइम्स जहां पे हर एनुअल फंक्शन पे इस पे जरूर टैब्लो होता था, if you remember. So वहाँ पे कवाली भी, इसके अलावा लेकिन मैं अब एक बात ना अब्दुल्ला, पाकिस्तान में ऐसी चीजें हो रही हो तो एक दूसरी बात है, लेकिन जब कहीं बाहर के मुल्क में हो रहा हो, लंदन में, यूके में, अमेरिका में, कहीं और हो रहा हो, तो एक फख्र बड़ा एक आपको महसूस होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स जो आपको देख रहे होते हैं और आपको इंजॉय कर रहे होते हैं। सो ये हम आपको बताना चाहते थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। मैं देख भी लूँ इधर। Alright then. Very colorful. Cricket Very now? colorful. Yes, cricket. लेकिन क्रिकेट आजकल इतनी कलरफुल नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक तो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो उसमें कलरफुल यूनिफॉर्म नहीं है या किट्स नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है, इनफैक्ट तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। 2 में तो हम हार गए हैं। पाकिस्तान ये सीरीज तो पहले ही 2-0 से हार चुका है, लेकिन कल मैच का नतीजा कप्तान मिसबाह उल हक समेत पाकिस्तानी टीम के कई खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला कर सकता है। और मेजबान ने इस बारे में कहा है कि अगर
सिर्फ वो रिटायर हो रहे थे तो वहां क्यों बैठे होते? 42 साल मिसबाह उल हक बैटिंग में शदीद नाकामी के बाद अंडर प्रेशर तो जरूर हैं और उनकी कप्तानी पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इज इट द टाइम दैट मिसबाह शुड रिटायर एंड गो बैक होम एंड टेक रेस्ट? मुतवक्के है कि ये मैच मिसबाह के करियर का आखिरी मैच होगा, ऑल्दो वी आर गोइंग टू मिस हिम क्योंकि ही हैज डन ग्रेट फॉर पाकिस्तान। हम किसी एक परफॉर्मेंस पे उन्हें जज नहीं कर सकते। यासिर शाह, राहत अली, वहाब रियाज की परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, उस पर भी बड़े सवालात, बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया इस बार 2 स्पिनर्स को आजमा रहा है और ये प्रॉब्ली ये कहा जा रहा है कि 2 स्पिनर्स शामिल हो सकते हैं। उधर महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि बिल्कुल क्लियर है मौसम, मतलब जब हमें बारिश चाहिए तो वहाँ पूरी क्लियरेंस मिल गई है मौसम को, लेकिन वहाँ का बड़ा अनप्रिडिक्टेबल मौसम भी होता है। ऑल्दो पता भी चल जाता है बड़ी जल्दी, अच्छी तरह प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सो यू नेवर नो, इट माइट रेन, इट माइट नॉट रेन, लेकिन मैच जो है ये सिलसिला कल से शुरू होगा और सुबह 4:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। उसके बाद आपको हमारा शो देखना पड़ेगा, तो मैच देखने के लिए आपको उससे भी पहले उठना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि टर्की में न्यू ईयर ईव पे क्या हुआ है और मैं आपको बताऊं कि जब ये खबर सारी दुनिया को मिली है तो सारों का एक वो जो स्पिरिट था वो न्यू ईयर का वो डैम्पन हो गया था, और खास तौर पे मुसलमान मुल्कों का, बिकॉज टर्की और पाकिस्तान के बड़े ही अच्छे ताल्लुकात भी हैं और इस किस्म की खबर कोई वहां से आए तो बिल्कुल पाकिस्तानियों का भी उसी तरह दिल खराब होता है जिस तरह तुर्की में हुआ। हम 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। उस रात को एक रेस्टोरेंट / एक नाइट क्लब है और उसमें अंधाधुंध एक शख्स ने आके फायरिंग की जिसमें 39 पीपल डाइड, 39 लोग जो थे 16 फॉरेनर्स भी शामिल थे। बिल्कुल 16 फॉरेनर्स भी थी। एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन वहां क्रिएट हो गई जिसको बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल किया। बिल्कुल, और वो सही बात है कि जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो न्यू ईयर का जो स्पिरिट होता है, वो जो सारा जोश जज्बा और सेलिब्रेशन का माहौल था वो कुछ ठंडा पड़ गया, फीका पड़ गया। बिल्कुल, और इसीलिए वहां के जो सदर हैं अर्दोआन, उनके लिए दहशतगर्दी से निपटना जो है हमें ये लग रहा है वो इस साल का सबसे टॉप 1 एजेंडा होगा। तुर्की एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 18 हमले किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 4 वाकयात मई के महीने में हुए। इन हमलों में कुर्द जंगजुओं और शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का हाथ रहा। 12 जनवरी को इस्तांबुल में सुल्तान अहमद स्क्वायर पर हमला करके 13 लोगों की जान लेने की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, जबकि 17 फरवरी को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK ने फौजी काफिले पर हमला करके 28 अफराद हलाक कर दिए थे। 13 मार्च को अंकारा में कुर्द बागियों के खुदकुशकार बम हमले में कम से कम 37 अफराद हलाक हुए। साल का एक बड़ा हमला 28 जून को इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर दाइश ने किया, जिसमें 35 जानें गईं, जबकि 20 अगस्त को गाजियान्टेप शहर में दाइश के खुदकुश हमले ने 50 से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 10 दिसंबर की रात इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर पुलिस पर होने वाले बम धमाके में 30 पुलिस एहलकारों समेत 38 अफराद जान से गए। इस हमले में भी PKK के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए। इन हालात में जहां तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सदारती इख्तियारात में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सियासी मुखालफत और अंदरूनी इंतशार के साथ साथ दहशतगर्दी के अफरीद पर काबू पाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। Very sad, very tragic, और a lot of prayers and hopes for the Turkey for the new year, और उम्मीद करते हैं कि 2017 टर्की के लिए बहुत अच्छा, पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए खूबसूरत जगह, मतलब कि मेस्मराइजिंग जगह। मैंने अपनी जिंदगी में and I've been to many places, लेकिन इस्तांबुल जैसी खूबसूरत जगह नहीं है। मौसम भी जहाँ अच्छा हो, लोग भी बड़े अच्छे और पाकिस्तानियों को वैसे ही इतनी मोहब्बत करते हैं और वहाँ इस किस्म की चीजें होना It is very heartbreaking। अभी हम थोड़ा सा मूड बदलते हैं और हम याद करेंगे एक लेजेंड को, सैयद जमीर जाफरी साहब को। ये शेर सुनाएं और लोग कहे ना लगाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ, और तभी उन्हें बाबाए ज़राफ़त भी कहा जाता है। गुज़श्ता रोज इनकी सालगिरह थी और 101वां इनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। रोटी सास ससुर के नरगे में खो जाता है, शादी करके फिल्मी हीरो भी जीरो हो जाता है, शादी करके फिल्मी हीरो भी जीरो हो जाता है। और शेर बुन रहे हैं वो लाशऊर के अंदर, शेर बुन रहे हैं वो
लाशऊर के अंदर, वो कबूर के अंदर, हम फतूर के अंदर शेर बुन रहे हैं वो लाशऊर के अंदर। अच्छा, हमने सोचा कि हम जियो पाकिस्तान में इनको ज़रूर ट्रिब्यूट देंगे क्योंकि इनकी ऐसी कलरफुल ज़िंदगी गुजरी है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इन्होंने बिफोर हिज आइकॉनिक शायरी वो क्या क्या करते थे। तो हम आपको बताएं कि ये जेहलम में पैदा हुए ज़मीर जाफरी साहब, और इन्होंने शुरू में जब अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया तो सहाफ़त का पेशा जो है वो अपनाया। शायद उनको वो सूट नहीं किया, उनको पसंद नहीं आया, फिर वो फ़ौज में चले गए। आप जरा देखें कि इनकी ट्रैजेक्टरी क्या रही कि सहाफ़त से वो फ़ौज में गए, और आम लोग जो है वो शायद नहीं जानते कि ये हंसने हंसाने वाला ये बंदा जो था ये एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। जवानी और बहुत जेर दस्तों ने दी है दुहाई, मुसावात ऊपर से नीचे ना आई, मुसावात ऊपर से नीचे ना आई। और बड़ी मुद्दत से कोई दीदावर पैदा नहीं होता, और जो होता है मुसलमानों के घर पैदा नहीं होता। बड़ी मुद्दत से कोई दीदावर पैदा नहीं होता, जो होता है मुसलमानों। वैसे इनकी हंसी मजाक में भी क्या पियर्सिंग मैसेज है। यस, एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सैयद ज़मीर जाफरी साहब की कही हुई शायरी, इनके कहे हुए अल्फाज हमेशा लोगों को हंसाते रहेंगे और हम इन्हें इसी तरह याद करते रहेंगे। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक अच्छी खबर आपको देंगे, और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज डूइंग रियली 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 ग्रेट। और साल का भी पहला दिन है, कारोबारी हफ्ते का भी पहला दिन है, और 100 इंडेक्स हैज क्रॉस्ड 48,000 पॉइंट्स। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, और इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा ज्वाइन कर चुके हैं, अशरफ खान हमारे साथ है। अशरफ, मुबारक हो आपको, ये तो नए साल की बड़ी अच्छी खबर दी है आपने। जी अशरफ, आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है आपको? आपको अपडेट कर रहे हैं, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, नए साल का पहला दिन है, और बड़ी अच्छी खबर आई है कारोबारी हल्के से, और इन्वेस्टर्स का एतमाद इससे लग रहा है कि बहाल हुआ है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स की नई हद अबूर कर गया है। ये नई बुलंद तरीन सतह, इससे कबल भी, इससे पहले भी हमने काफी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बट दिस इज अ न्यू हाई इन स्टॉक बिल्कुल। और अगर एक्सचेंज। हमारी अशरफ खान से बात होती, जी अशरफ खान आप हमारे साथ हैं? जी अशरफ, बताइएगा ये किस तरह हुआ? बहुत बहुत मुबारक है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, पहले दिन ही के 48,000 पॉइंट्स जो हैं हमने 100 इंडेक्स में क्रॉस कर लिए हैं। जी आज पहला कारोबारी रोज है नए साल का। अगर हम देखें सरमायाकार भी सरगर्म नजर आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। कारोबार के दौरान तकरीबन 430 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, और 48,250 की नया रिकॉर्ड सतह कायम कर दिया है। कारोबार बहुत तेजी से जारी है, शेयर की खरीदारी भी जारी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जानिब से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सीमेंट सेक्टर से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑयल सेक्टर से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार सरगर्म है और शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। साथ साथ अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट का भी सिनेरियो, वहां पे भी तेजी का रुझान है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, जो गैर मुल्की सरमायाकार के साथ मुकामी सरमायाकार भी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए खुशखबरी आ रही है कि तकरीबन उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। तो ये 50,000 की सतह अभी बोल रहे हैं मार्केट में कि ये भी अबूर कर जाएगा। आज जो पहला दिन है उसी में 48,000 से भी ऊपर चला गया, 48,250 के करीब पहुंच गया है। ब्रिलियंट, 48,250 के करीब पहुंच गया है PSS का स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज डेफिनेटली गुड कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनका बड़ा इत्मीनान है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और पाकिस्तान में इनवेरिएबली, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ टू स्टार्ट ऑफ विद। अब हम ज़रा बताएं कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी खबर से हमने आपको आगाह करना है, तो आपको बताएं जी तहरीक इंसाफ वफादारी बदलने वालों के खिलाफ रास्ते इकदाम ले रही है, और बाकी जमातें भी तकलीद करें तो क्या ही बात हो। तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन
डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई है और हाल ही में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर खुशाब से 10 कारकुनों की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल करके उन्हें इजहार रुजू, ये मैंने नया है, शो कॉज नोटिस दिया गया है और शो कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। स्क्रूटनी जरा तेज कर दी गई है, जरा सख्त कर दी गई है और इनमें खुशाब के साबिक जिला नाज़िम एहसन टिवाना भी पार्टी इस रुकनियत खोने वालों में अब शामिल हैं, जिन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफ पार्टी के रुकन की से पर्दा हिमायत की है। फैसलाबाद से भी कुछ ऐसी ही इत्तलात सामने आई थी। मुअत्तली का हुक्मनामा तहरीक इंसाफ के रीजनल सदर आमिर महमूद कियानी ने जारी किया। कई यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन भी मुअत्तल होने वालों में शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो पीटीआई ने पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी के इल्जाम में पंजाब के 4 अजला मियांवाली 1, अटक 2, नारोवाल और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 दर्जन से जायद पार्टी वर्कर्स की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। 22 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में गुजरावाला समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा था और मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में कई शहरों में पीटीआई के मुंतखब अरकान ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को वोट दिए थे। हुआ यह था कि उन्होंने बेसिकली मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर लिया था, यानी अपने लिए भी उन्होंने अपने वोट नहीं दिए। उनकी सारी जो लॉयल्टीज थी वो नून के साथ चली गई थी और इस पे मेरा ख्याल है कि हम मजीद भी बात कर सकते हैं। मिल्लत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ हैं। मैं थैंक यू, आप हमारे शो में आते रहते हैं, यू मेक सेंस ऑफ थिंग्स फॉर अस। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी पार्टी के अरकान को पार्टी के फैसलों के खिलाफ जाने पर निकाला गया है, ये प्रेसिडेंट अच्छा सेट हुआ है या नहीं और बाकी पार्टीज को ये करना चाहिए कि नहीं? जी, मेरे ख्याल में ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर किसी पार्टी के कारकुन और अरकान खुद ही अपनी पार्टी की हमायत नहीं करेंगे और पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ अमल करेंगे तो फिर उस पार्टी के अंदर उनका शामिल रहना बेमानी हो जाता है, बेमकसद हो जाता है। लेकिन इसके एक दूसरा पहलू भी है। अगर पार्टियां अपनी पार्टी की पॉलिसियां और उसके फैसले करते वक्त जमहूरी अंदाज इख्तियार करें और अपने कारकुनों और अपने अरकान के मशवरे के साथ ये पॉलिसियां और ये फैसले करें तो फिर तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा, फिर ये ज़्यादा इम्कान होगा इस बात का कि अरकान और कारकुनान पार्टी के फैसलों की हमायत करें। लेकिन अगर ये फैसले बाला ही बाला कर लिए जाएं और चंद लोग बैठ के ये फैसले कर लें और पार्टी के अंदर दाखिली तौर पर ये जमहूरी अंदाज ना हो तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा कि पार्टी के अरकान और कारकुनान भी पार्टी के इन बाला बाला किए गए फैसलों को के मुताबिक अमल करें। तो मेरे ख्याल ये दोनों बातों को साथ चलना चाहिए कि फैसले भी बाहमी मशवरे से होने चाहिए, लेकिन जब हो जाएं तो फिर पार्टी के अरकान और कारकुनान और तमाम लोगों को उसके ऊपर अमल करना चाहिए और उसकी पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या दीगर सियासी जमातों को भी अपने मुनहरिफ होने वाले जो कारकुनान हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? मेरा ख्याल उन तमाम पार्टियों को जो अपनी तंजीम को बरकरार रखना चाहती हैं और अपनी पार्टी को सरवाइव कराना चाहती हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो इस किस्म की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें और ऐसे एक्शन लें जैसे तरीके। अच्छा बिलाल साहब, एक और भी सवाल है और ये हम आपसे पूछना भी चाहते थे कि क्या वजह है कि हमारे निज़ाम में वफादारियां बदलने वालों को कानूनी शिकंजे में नहीं लिया जाता? देखिए, वफादारियां बदलने के मामले में किसी हद तक तो हमारे पास कवानीन मौजूद हैं और उन पे मेरा ख्याल में सख्ती से अमल भी होता है, लेकिन बाकी मामलात में कानून खामोश है और ये पार्टियों को खुद ही अपने दस्तूर और अपने कवानीन और अपने दाखिली कवानीन की रोशनी फैसला करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे बिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ थे और कुछ प्रेसिडेंट्स इधर सेट भी हुए हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वाकई मतलब अगर आप ही की पार्टी आपके खिलाफ ही करना स्टार्ट हो जाए कोई बात तो लेकिन अभी हमारे बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें प्रेसिडेंट सेट होने की जरूरत है। और अगर हम बात करें ऑनर किलिंग की तो उसमें यकीनन बहुत से केसेस में प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए और पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की जंग 2016 में भी यूं ही जारी रही। बिल्कुल, और हुकूमती सतह पे देखें तो कुछ मेजर्स जो है वो हुकूमत ने लिए हैं, खासतौर पे बिल अगेंस्ट ऑनर किलिंग्स। ये बहुत बड़ी एक चीज थी, लेकिन फिर भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन पाकिस्तान। हम एक रिविजिट करते हैं 2016 में स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर वुमेन जो है पाकिस्तान में कैसा रहा। खुदा इकराम की ये रिपोर्ट देखें।
कभी आंसू, कभी आहें और कभी अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो जाना। वजह घरेलू तशद्दुद, तेजाबगर्दी या गैरत के नाम पर कत्ल। ये वो अजियतें हैं जिनसे मुख्तलिफ तबकों की खवातीन साल 2016 में भी दो चार रहीं। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक 3 साल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के 8648 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें तेजाबगर्दी के 90 और खवातीन को जलाए जाने के 72 वाकयात शामिल थे। 860 खवातीन गैरत की सूली पर चढ़ा दी गयी, 344 से ज्यादती हुई, जबकि 535 पर नारवा तशद्दुद किया गया। पंजाब में खवातीन की मुश्किलात कम करने के लिए वुमेन प्रोटेक्शन बिल को कानून की शक्ल दी गई, लेकिन इंसानी हकूक के अलंबरदार मुतमईन दिखाई नहीं देते। आपके पास जो इशू आ रहा है वो इशू कहाँ से रेज हो रहा है, वो इशू क्यों रेज हो रहा है, आप उस इशू को देखते हुए कानून साजी करें। सिर्फ ये ना करें कि जी एक कानून हमने सोच लिया तो हमने ये बनाना है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक खवातीन के हकूक के लिए इकदामात नाकाफी हैं। कानूनी तौर पर शादी की उम्र अभी 16 से 18 साल है, जबकि बैनुल अक़वामी कवानीन इसके बरक्स हैं। मुल्क के कई हिस्सों में खवातीन को वोट के बुनियादी हक से भी महरूम रखा जाता है। इस सिलसिले में पंजाब में अपोजिशन हुकूमत से नाला दिखाई देती है। क्राइसिस सेंटर की बात हुई, आज तक एक क्राइसिस सेंटर ना बन सका। जो बजट आया उसमें उसके लिए पैसे न रखे। गैरत के नाम पर कत्ल की अलमनाक दास्तानें हों या घरेलू तशद्दुद के पुरसोज वाकयात, खवातीन के हकूक के हवाले से ये साल भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा। लेकिन हुकूमती सतह पर बेशक आहिस्ता ही सही, लेकिन इकदामात बेहतरी की जानिब गामजन है। खुदा इकराम, जियो न्यूज, लाहौर। और ऑनर किरिंग गेल बिल की बात करेंगे तो अ गर्ल इन द रिवर, शर्मीन उमैर चुनाए ऑस्कर अवार्ड याफ्ता इन्होंने फिल्म बनाई जिसकी स्क्रीनिंग भी हुई थी पीएम हाउस में ही, और उसके बाद ये बिल पेश किया गया। बिल्कुल, और उनकी मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से। उसके बाद कंदील बलोच का जब मर्डर हुआ था तो फिर ये जो बिल था ये पास हुआ था। एनीवे, एज यू कैन सी हम पीछे जा रहे हैं, ब्रेक टाइम, और इसके बाद मिलते हैं। यस, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। और एक हमारा, मैं सेगमेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक सिलसिला जो हमारा बड़ा ही मकबूल हुआ 2016 में और हम उसको कंटिन्यू रखेंगे इस साल भी, वो है करियर काउंसलिंग। थोड़ी सी जो यंग एडल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो जरा कंफ्यूज हैं कि उन्होंने क्या करना है। सो वी आर हियर टू टेल यू कि आप क्या करेंगे जिंदगी में। जी, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू और वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आग लगने, जल्जला, सैलाब और इस तरह की सूरत हाल जो होती हैं, इससे निपटने के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं है, तो ऐसी कोई डिग्री होती है जिसको हासिल करें और फिर हमारे पास काफी सिलसिले में प्रोफेशनल्स हो जाएंगे? देखिए, इसमें डिजास्टर में और क्राइसिस में जो काम हुआ था वो एक्चुअली 2005 में जब हमारे पास वो अर्थक्वेक आया, उस वक्त हमें ये एहसास हुआ कि हमारे पास जो है क्वालिफाइड लोग इस एरिया में हैं ही नहीं, और बोथ यानी मैनेज करने के लिए भी और रिहेबिलिटेशन के दौरान भी। और उसके बाद से अब तक काफ़ी यानी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इसके ऊपर कैरिकुलम भी बन रहे हैं, डिग्रीज भी ऑफर होना शुरू हुई हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये इतना अहम एरिया है कि इसके अंदर हमें ट्रेनिंग और एकेडमिकली क्वालिफाइड कोर्सेज की, एकेडमिकली डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ठीक, आप साहब ये फरमाइएगा कि एनडीएमए बन गया, पीडीएमए बन गया, ये अथॉरिटीज बन गई, इनमें काम करने के लिए एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस तरह की एजुकेशन होती है और होनी चाहिए? इसके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और ट्रेनिंग की जरूरत है। वेस्ट के अंदर इसमें पूरे जो है वो नीश एरियाज और स्पेशलिज्म्स मौजूद हैं। फायर फाइटिंग बीएससी है, फायर फाइटिंग एमएससी है, रिस्क एंड लीडरशिप है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, डिजास्टर एंड रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ जितने मॉडर्न रेस्क्यू ऑपरेशंस के टूल्स हैं और जितने गैजेट्स हैं या जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं उनको, ताकि उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाए। हमारे पास तो ना इक्विपमेंट है और ना ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं। अगर इसके अंदर प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होंगे, ट्रेंड लोग होंगे,
तो आपका लाइफ लॉस मिनिमाइज हो सकता है, आपकी क्राइसिस के ऊपर जल्दी करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। और आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहेंगे कि इट्स ओके टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स, क्योंकि आप जब नाकामी को तस्लीम करते हैं तो उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। और हुआ ये है कि और हम भी इसीलिए पॉइंट आउट करें, सेटबैक्स का है, फेलियर्स का है, इसलिए पॉइंट आउट करें कि नया साल है, शायद कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि पीटीआई हुकूमत के केपीके में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं ला सकी और अपनी नाकामी खुद ही मान ली। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पीटीआई के जेर क़यादत 3.5 साल हुकूमत में सिफर रही। हुकूमत आमदनी के बजाय अपने अखराजात कर्जों, गैर मुल्की इमदाद और वफाकी वसूलियों से पूरा करती रही। और ये एतराफ किसी और ने नहीं बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात मुश्ताक गनी साहब ने खुद किया है। गैर मुल्की सरमायाकारी न आने की वजह उन्होंने सिक्योरिटी के खराब हालात के साथ साथ गुज़श्ता हुकूमत की बैड गवर्नेंस को भी करार दिया। लेकिन अब तो इनकी गवर्नेंस है, कुछ बेहतर होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और इनके बकौल गैर मुल्की सरमायाकारों का मिजाज तब्दील हो गया है पिछली हुकूमत की बैड गवर्नेंस से। सूबे में हुकूमत साजी से कबल एक बार नहीं कई बार लिटरली सेवरल टाइम्स तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने दावा किया था कि उनकी मुरत्तब करदा पॉलिसियों के नतीजे में गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे केपीके, और करप्शन के खात्मे के भी वो दावे करते रहे हैं और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम बहुत बार ये कहते रहे कि क्या ही बात होती है अगर पीटीआई केपी को एक मॉडल जो है प्रोविंस बनाती तो बहुत ही अच्छी बात होती, बट दे डिडंट डू दैट। लेट्स टॉक अबाउट इट विद जियो न्यूज़ के पेशावर के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बताइएगा क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं ला सकी? सरमायाकारों को सूबे में लाने के लिए जो एक बड़ी रुकावट है वो ये होती है कि उनको यहाँ आने के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से एक एनओसी मिलती है। ऐसे चंद वाक़यात हुए हैं कि जिसकी बदौलत आप देखें तो वफाक ने यहाँ पर आने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों को शायद एनओसी नहीं दी, जिनको जवाज बना के सूबाई हुकूमत ये कहती है कि यहाँ पर आने वाले सरमायाकार तो तैयार हैं लेकिन उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा और वफाकी हुकूमत इस हवाले से उनकी मदद नहीं कर रही। लेकिन इसमें यह जरूर देखना होगा कि सूबा इस हवाले से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो हाइडल पावर के शोबे में है कि पानी से बिजली पैदा की जा सके, लेकिन ये देखें कि उसके लिए जो इदारा बना उस इदारे में अच्छी शोहरत के लोगों को लाया गया, साबिक चीफ सेक्रेटरी को उसका सरबराह बनाया गया, लेकिन फिर उन लोगों ने यकमुश्त सब लोगों ने मिल के इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने उनके साथ जो वादे किए थे, जिन वादों पे उनको लाया गया था कि वो इस सूबे के लिए काम करें सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर, सूबाई हुकूमत ने वो पूरे नहीं किए। अब इसके अलावा देखेंगे पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, दस्तकारी का यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पर फर्नीचर साजी का है। सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से कोशिशें भी की हैं, दुबई में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसे हालात नहीं कहे जा सकते कि जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि बैरूनी सरमायाकार यहाँ पर आने के लिए अगर तैयार है तो उसके लिए सूबा भी तैयार है। महमूद, ये फरमाइएगा मुश्ताक गनी अब खुद एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें कि सूबे में लाकानूनियत और करप्शन की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही, तो क्या ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ सूबे में सूरत हाल बेहतर करने में नाकाम रही है? अमन अमान वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से अपना सरमायाकार भी बाहर जा रहा है। सूबाई हुकूमत यहाँ पर इक़दाम तो कर रही है, टारगेट किलिंग के हवाले से अभी तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि अभी होने बाकी हैं, उसमें किसी हद तक तो कमी आई है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। बत्ते की जो पर्ची है उसके हवाले से सूबाई हुकूमत कहती है कि उनके साथ मदद नहीं की जा रही और उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सिम्स इस्तेमाल करके लोगों से बत्ता वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का अपना सरमायाकार पैसा लेके बाहर जा रहा है। तो इस हवाले से जो सूबे की अपने काम करने के काम थे वो भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे ज़्यादातर जो सूबाई हुकूमत है उसको एक ही यानी उसके पास एक ही जवाब है कि वफाक उनकी मदद नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त जो आप सूबे की अपनी हालत देखें तो पेशावर में अगर ये सूबाई दारुल खिलाफा है
तो इसको आप देखें कि हुकूमत खुद भी एक हिसार के अंदर ही मौजूद रहती है। हुकूमत के अपने वज़रा जो हैं वो एक हिसार के अंदर रहते हैं। एक चार दीवारी है जिसमें गवर्नर हाउस वाक़या है, जिसमें चीफ मिनिस्टर का घर वाक़या है, जिसमें तमाम वज़रा के घर वाक़या है। आप ये नहीं देख पाएंगे यहाँ पे कि ये लोग आके अवाम में रहते हों, और अवाम में अगर जाते भी हैं तो उनको खुद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है कि जिसकी वजह से उनकी अपनी जो मूवमेंट है वो हमेशा रिस्क रहती है, और बहुत कम ही वो। बहुत शुक्रिया आपका महमूद जान बाबर हमारे साथ थे। और विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट हॉलीवुड एंड सम फिल्म्स एंड स्टार वॉर्स हैज टेकन इट ऑन बॉक्स ऑफिस। एब्सोल्युटली जी, हॉलीवुड पे जो सबसे ज्यादा बिजनेस इस वक्त मूवी कर रही है वो है स्टार वॉर्स की सीरीज ही मैं कहूंगी। उसमें एक कड़ी जो लेटेस्ट आई है वो है रोग वन के नाम से जी। इट इज डूइंग ट्रेलर देख के मैं बिल्कुल अंदर घुस गई हूँ, एंड डेफिनेटली मैंने बाकी जो रिफ्रेशर कोर्स है वो मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी इस हफ्ते और मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपको दूंगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग बिकॉज यू लुक एब्सोल्युटली डार्लिंग व्हेन यू स्माइल। सी यू टुमारो। हाउ नाइस वाज दैट? थैंक यू सो मच।